जीन पियाजे, नाम तो सुना ही होगा, है ना? खास तौर पर अगर साइकोलॉजी की क्लास में बैठे हों। लेकिन क्या ये भी पता है कि पियाजे की एक, कह सकते हैं, एक हैरान कर देने वाली, एक रैडिकल साइड भी थी, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो आज चलिए दोनों से मिलते हैं, उस पियाजे से जिसे हम सब जानते हैं और उस क्रांतिकारी विचारक से जो वो असल में थे। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर एक बच्चे के सीखने का तरीका इवोल्यूशन यानी विकासवाद की पूरी थ्योरी को पलट कर रख दे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, कि बच्चों का सीखना और जीवन का विकास, इन दोनों का क्या लेना देना। लेकिन जीन पियाजे के लिए ये दो अलग अलग बातें थी ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में हम पियाजे के उस काम को देखेंगे जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की थ्योरी। वो थ्योरी जिसने बच्चों को देखने और उनके सीखने के तरीके को समझने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो पियाजे की पूरी थ्योरी की जो नींव है ना, वो एक छोटे से शब्द पर टिकी है, स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट है और हर चीज के लिए एक फोल्डर बना हुआ है। यही फोल्डर स्कीमा है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम दुनिया को समझते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ बहुत ही बेसिक स्कीमा होते हैं, जैसे किसी चीज को पकड़ना या उसे चूसना। सवाल यह है कि ये नए स्कीमा, ये नए फोल्डर्स बनते कैसे हैं? पियाजे ने इसके लिए दो बड़े मजेदार प्रोसेस बताए। पहला है आत्मसातीकरण या असिमिलेशन। इसमें हम कोई भी नई जानकारी देखते हैं तो उसे अपने पुराने, पहले से बने हुए फोल्डर्स में ही फिट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है समायोजन यानी अकोमोडेशन। जब कोई चीज पुराने फोल्डर में फिट नहीं होती तो हम या तो उस फोल्डर को थोड़ा बदल देते हैं या फिर एक बिल्कुल नया फोल्डर ही बना लेते हैं। और सीखना असल में इन्हीं दोनों के बीच चलने वाला एक लगातार डांस है। इसको एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं, बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने अब तक सिर्फ घोड़े देखे हैं। उसके दिमाग में घोड़ा नाम का एक स्कीमा है। अब वो पहली बार एक हाथी देखता है। सबसे पहले उसका दिमाग क्या करेगा? वो उसे घोड़े वाले फोल्डर में ही डालने की कोशिश करेगा और शायद चिल्लाएगा, देखो घोड़ा। यह है आत्मसातीकरण। लेकिन फिर वो देखेगा, अरे इसकी तो लंबी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान हैं, ये तो घोड़े वाले फोल्डर में फिट नहीं हो रहा। तब उसके दिमाग को एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, हाथी का फोल्डर। और बस यही है समायोजन। अच्छा, पर यह सब करने के लिए हमें धक्का कौन देता है? इस पूरे प्रोसेस को चलाता क्या है? पियाजे ने इसे नाम दिया संतुलन या इक्विलिब्रेशन। ये हमारे अंदर की एक कुदरती चाहत है, दिमागी सुकून बनाए रखने की, एक बैलेंस में रहने की। जब हमारी समझ और असल दुनिया में कोई टकराव होता है ना, एक तरह की बेचैनी होती है। और यही बेचैनी हमें मजबूर करती है कि हम सीखें और अपने नजरिए को बेहतर बनाएं। यही हमारे दिमागी विकास का असली इंजन है। पियाजे ने यह भी बताया कि ये जो सीखने का पूरा सफर है ना, इसमें बच्चे दिमागी विकास के 4 खास पड़ावों से गुजरते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था। ये जन्म से लेकर करीबन 2 साल तक चलती है। इस स्टेज में बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों मतलब छूकर, चखकर और अपने एक्शन से सीखता है। और इस स्टेज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी कामयाबी है वस्तु स्थायित्व को समझना। मतलब ये समझ जाना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हट गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई। जैसे लुका छिपी के खेल में बच्चा जानता है कि चेहरा बस पर्दे के पीछे है, हमेशा के लिए चला नहीं गया। 2 साल के बाद शुरू होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा प्रतीकों में सोचने लगता है, भाषा आती है, कल्पना वाले खेल शुरू हो जाते हैं। मतलब एक साधारण सा गत्ते का डिब्बा अब एक रॉकेट बन सकता है। लेकिन इस स्टेज पर सोच बहुत आत्मकेंद्रित होती है। मतलब बच्चे को लगता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहा है, ठीक वैसा ही सब देख रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरों का नजरिया अलग भी हो सकता है। फिर करीबन 7 से 11 साल के बीच आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहां से लॉजिक की एंट्री होती है। अब बच्चा संरक्षण जैसे कॉन्सेप्ट समझने लगता है। मतलब वो जानता है कि अगर एक लंबे पतले ग्लास का पानी एक छोटे चौड़े ग्लास में डाल दें तो पानी कम नहीं हुआ, बस बर्तन बदला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका लॉजिक अभी भी मूर्त चीजों यानी ठोस, छुई जा सकने वाली चीजों पर ही काम करता है। और फिर 12 साल के बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ये वो स्टेज है जहां अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच की क्षमता आती है। अब किशोर क्या अगर वाले सवालों के बारे में सोच सकते हैं, वो परिकल्पनाएं बना सकते हैं, इंसाफ, नैतिकता, प्यार जैसे बड़े बड़े आइडियाज पर सोच सकते हैं। असल में यही वो स्टेज है जो एक मैच्योर वयस्क सोच की नींव रखती है। तो ये थे वो जीन पियाजे जिन्हें हम सब साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ते हैं, बच्चों पर काम करने वाले महान विचारक। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सीखने के जिन सिद्धांतों को पियाजे ने बच्चों में इतनी बारीकी से देखा था ना, उन्हीं को उन्होंने एक बहुत बहुत बड़े कैनवस पर लागू कर दिया। और वो कैनवस था खुद जीवन का विकास, इवोल्यूशन। पियाजे ने अपने दौर की जो सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी थियरी थी, नियो डार्विनिज्म, उससे अपनी गहरी निराशा जाहिर की। उन्हें एक बुनियादी विरोधाभास दिखा। एक तरफ वो थियरी कह रही थी कि जीव मतलब हम सब बस किस्मत का एक पैसिव, एक निष्क्रिय नतीजा हैं, और दूसरी तरफ पियाजे का अपना काम दिखा रहा था कि बच्चे कैसे एक्टिव होकर अपनी दुनिया बनाते हैं, सीखते हैं। उन्हें लगा ये कैसे हो सकता है, जीव इतने पैसिव कैसे हो सकते हैं। ये जो टकराव है ना, इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ है न्यू डार्विनिज्म, ये कहता है कि विकास का असली हीरो जीन है, बदलाव जो भी होते हैं वो रैंडम होते हैं, अचानक होते हैं, और जीव वो तो बस एक गाड़ी है जिसका काम अपने अंदर बैठे जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ पियाजे का नजरिया था, जो कहता था कि नहीं, असली हीरो जीव है, वो पैसिव गाड़ी नहीं बल्कि विकास का ड्राइवर है। वो एक्टिवली अपने व्यवहार से माहौल के हिसाब से खुद को ढालता है और विकास को एक दिशा देता है। तो सवाल उठता है कि क्या पियाजे के पास अपनी इस कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच के लिए कोई सबूत भी था, या वो बस हवा में बातें कर रहे थे? जवाब है बिल्कुल था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आज की मॉडर्न बायोलॉजी इतने दशकों के बाद घूम फिरकर पियाजे को ही सही साबित कर रही है। पता है, बच्चों पर काम करने से भी बहुत पहले पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे, और वो मीठे पानी के घोंघों पर रिसर्च करते थे। उन्होंने एक कमाल की चीज देखी। उन्होंने पाया कि जो घोंघे तेज बहते पानी में रहते थे, उनके खोल छोटे और गोल थे ताकि वो लहरों में टिके रह सकें, और जो घोंघे शांत तालाबों में रहते थे, उनके खोल लंबे और पतले थे। पियाजे के लिए ये एक आहा मोमेंट था। ये साफ सबूत था कि जीव पैसिव नहीं है, वो एक्टिव होकर अपने माहौल के हिसाब से खुद को बदलते हैं, और यही बदलाव, यही विकास का असली इंजन है। तो सवाल यह है कि क्या पियाजे का यह खतरनाक आइडिया शुरू से ही सही था? मैंने इसे खतरनाक इसलिए कहा क्योंकि उस जमाने में यह सोचना भी एक तरह का गुनाह था कि जीव अपने विकास को खुद दिशा दे सकते हैं। ये बातें लेमार्क की थ्योरी जैसी लगती थीं, जिसे साइंस की दुनिया कब का खारिज कर चुकी थी। लेकिन वक्त बदला और विज्ञान भी बदला। देखिए, आज की मॉडर्न बायोलॉजी पुरानी थ्योरी में कई कमियां दिखा रही है, जैसे कि एपिजेनेटिक्स। ये फील्ड बताती है कि हमारे अनुभव, हमारी जिंदगी, हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकती है, वो भी बिना डीएनए को बदले, और ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं। या फिर आला निर्माण यानी नीश कंस्ट्रक्शन का आइडिया। ये बताता है कि जीव सिर्फ माहौल में ढलते नहीं हैं, वो अपने माहौल को बनाते भी हैं। बीवर बांध बनाते हैं, पक्षी घोंसले, और इंसान तो शहर के शहर बसा देते हैं। ये सारी नई खोजें मिलकर एवोल्यूशन को देखने का एक नया नजरिया पेश करती हैं। इसे कहते हैं एजेंशियल पर्सपेक्टिव। और इसका सार बस इतना सा है कि जीव और उसके पर्पसफुल काम, उसकी एजेंसी, विकास का एक मुख्य कारण है। एक बार फिर जीव विकास की कहानी के केंद्र में आ गया है, ठीक वैसे ही जैसा जीन पियाजे ने लगभग आधी सदी पहले कहा था। इससे पता चलता है कि पियाजे अपने समय से कितना आगे थे। एक आइडिया जिसे कभी खतरनाक माना जाता था, आज मॉडर्न इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के दिल में, जैसा कि फिलोसोफर डेनिस वॉल्श कहते हैं, एक आरामदायक घर पा रहा है। कमाल है ना? तो चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। वो पियाजे जो बच्चों को समझ रहे थे, और वो पियाजे जो इवोल्यूशन को समझ रहे थे। आखिर क्लासरूम में बैठे एक बच्चे और नदी में रेंगते एक घोंघे में क्या समानता हो सकती है? पियाजे के लिए जवाब एकदम साफ था। क्लासरूम का बच्चा और नदी का घोंघा दोनों एक ही महान कहानी का हिस्सा हैं। दोनों ही एक्टिव एजेंट हैं। दोनों ही अपनी दुनिया में ढलने के लिए, उसे समझने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए समस्याएं सुलझा रहे हैं। दोनों ही संतुलन की एक ही बुनियादी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीखना असल में छोटे पैमाने पर विकास है, और विकास वो बड़े पैमाने पर सीखना है। और ये सोच, ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है
पियाजे का काम हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने जीन्स की मैरियोनेट्स यानी कठपुतलियां नहीं हैं, हम निष्क्रिय नहीं हैं, हम अपने विकास के एक्टिव हिस्सेदार हैं, हम ही इसके लेखक हैं। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। अगर इंसान अपने विकास का लेखक खुद है, तो हम अपने लिए कौन सी कहानी लिख रहे हैं? हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। क्या नैतिकता मतलब मोरालिटी एक सीधी सीढ़ी की तरह है जिस पर हम सब एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं, या फिर ये एक उलझे हुए जाल की तरह है जो रिश्तों और जिम्मेदारियों से बुना गया है? तो चलिए इस दिलचस्प बहस की गहराई में उतरते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। इसे हाइंस की दुविधा के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई आसान जवाब तो है नहीं, है ना? क्या हाइंस को कानून तोड़ देना चाहिए या अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? मन में पहला ख्याल क्या आता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ऐसा क्यों? अब कहानी में एक ट्विस्ट है। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग के लिए जवाब हाँ या ना उतना जरूरी था ही नहीं। उनके लिए जो चीज मैटर करती थी वो ये थी कि कोई अपने फैसले तक पहुंचता कैसे है, उस फैसले के पीछे की रीजनिंग क्या है। बस यही वो चाबी है जो हमारे नैतिक विकास की गुत्थी को सुलझाती है। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने एक बहुत ही प्रभावशाली थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक सोच यानी मॉरल रीजनिंग वक्त के साथ डेवलप होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम बड़े होते हैं। उन्होंने इसे एक सीढ़ी की तरह देखा जिसका हर पायदान नैतिक सोच के एक ऊंचे लेवल को दिखाता है। कोलबर्ग ने इस सीढ़ी को 3 मेन लेवल्स में बांटा। सबसे नीचे है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ सही गलत का मतलब बस इतना है कि सजा से बचो और इनाम पाओ। बीच में आता है कन्वेंशनल लेवल, जहाँ हम समाज के नियम और कानून मानते हैं क्योंकि भाई एक अच्छा नागरिक जो बनना है। और सबसे ऊपर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ लोग अपने फैसले बड़े बड़े यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर लेते हैं, जैसे न्याय, मानवाधिकार, भले ही इसके लिए उन्हें कानून के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। चलिए इसे हाइंस की दुविधा पर अप्लाई करके देखते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल पर कोई सोचेगा उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसे जेल हो जाएगी, या फिर उसे चुरानी चाहिए क्योंकि अपनी पत्नी को बचाकर वो ज्यादा खुश रहेगा। कन्वेंशनल लेवल पर तर्क कुछ ऐसा होगा, एक अच्छे पति को अपनी पत्नी को बचाना ही चाहिए, या कानून चोरी करने से रोकता है। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर कोई कह सकता है एक इंसान की जिंदगी का हक किसी भी प्रॉपर्टी के हक से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो देखा कैसे रीजनिंग ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो दशकों तक कोलबर्ग की ये न्याय की सीढ़ी वाली थ्योरी साइकोलॉजी की दुनिया में छाई रही, मतलब यही स्टैंडर्ड था। लेकिन फिर आई एक और मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन, और उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया, क्या इस मॉडल में कुछ मिसिंग है? और गिलिगन का मेन पॉइंट ये था, कोलबर्ग ने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी सिर्फ लड़कों और आदमियों पर स्टडी करके बनाई थी। गिलिगन ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये मोरालिटी की एक तरफा पुरुष केंद्रित तस्वीर पेश करती है। इस क्रिटिसिज्म के सेंटर में है एंड्रोसेंट्रिज्म की सोच। आसान भाषा में इसका मतलब है मेल एक्सपीरियंस को स्टैंडर्ड या डिफॉल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस मान लेना और औरतों के एक्सपीरियंस को अलग या कम जरूरी समझना। गिलिगन का यही मानना था कि कोलबर्ग की थ्योरी इसी बायस का शिकार थी। गिलिगन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। कोलबर्ग के टेस्ट में औरतें और लड़कियां अक्सर उन स्टेजेस तक नहीं पहुंच पाती थीं जिन्हें सबसे ऊंचा माना जाता था, पर गिलिगन का कहना था कि ये उनकी कोई नैतिक कमी नहीं थी, बल्कि वो मॉरल प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही थीं, एक ऐसी आवाज में बात कर रही थीं जिसे कोलबर्ग का स्केल सुन ही नहीं पा रहा था। और यहीं से गिलिगन ने 2 अलग-अलग मॉरल फ्रेमवर्क्स का आइडिया दिया। ध्यान रहे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, ये तो बस मोरालिटी की दुनिया को देखने के 2 अलग-अलग चश्मे हैं। तो इन 2 आवाजों में फर्क क्या है? देखिए, कोलबर्ग की न्याय की नैतिकता है नियमों, अधिकारों और निष्पक्षता के बारे में एकदम जज की तरह सोचना। इसके बिल्कुल उलट गिलिगन की देखभाल की नैतिकता फोकस करती है रिश्तों, सहानुभूति और जिम्मेदारी पर। ये पूछती है इस सिचुएशन में सबसे कंपैशनेट काम क्या होगा, इससे किसे फर्क पड़ेगा और हमारे रिश्ते कैसे बचेंगे। तो न्याय की सीढ़ी के बजाय गिलिगन ने एक जाल, एक वेब की इमेज पेश की। ये वेब उन रिश्तों का सिंबल है जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और देखभाल की नैतिकता के लिए
मॉरल डिसीजंस इसी बारे में होते हैं कि इस जाल को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि किसी को चोट ना पहुंचे और रिश्ते टूटे नहीं। गिलिगन के इस काम ने मॉरल साइकोलॉजी की पूरी कॉन्वर्सेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मोरालिटी का कोई एक ही सही रास्ता होता है। उनके इस चैलेंज ने कोलबर्ग के मॉडल के खिलाफ दूसरी क्रिटिसिज्म्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए। लोगों ने कहा कि ये थ्योरी सिर्फ जेंडर बाइस्ड ही नहीं बल्कि कल्चरली बाइस्ड भी है। मतलब ये वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, कोई एक तरह से सोचता है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो असल में काम भी वैसा ही करेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोलबर्ग पूरी तरह से गलत थे। अरे नहीं, न्याय और अधिकार बहुत जरूरी नैतिक विचार हैं। लेकिन गिलिगन ने ये दिखाया कि वो पूरी कहानी नहीं है। उन्होंने हमारे मॉरल मैप में एक नया बहुत जरूरी डायमेंशन जुड़ा, देखभाल, रिश्ते और सहानुभूति का डायमेंशन। तो आखिर में हमारे पास एक सीधी सादी सीढ़ी के बजाय दो अलग अलग मॉरल कॉम्पस हैं। एक जो हमें न्याय के सिद्धांतों की तरफ ले जाता है और दूसरा जो हमें देखभाल की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। और हो सकता है कि नैतिक फैसले लेने के लिए ये दोनों ही वैलिड रास्ते हों। तो ये डिस्कशन हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मुश्किल नैतिक फैसलों का सामना करना पड़ता है तो किसी का झुकाव नियमों और अधिकारों की तरफ ज्यादा होता है या फिर रिश्तों और करुणा की तरफ? और शायद सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सबसे समझदारी भरा रास्ता इन दोनों आवाजों को सुनना सीखना है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की जिनके आइडियाज ने सीखने और विकास को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। नाम है लेव वाइगोत्स्की। लेकिन कहानी की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके आइडियाज आज दुनिया भर की क्लासरूम्स में पढ़ाए जाते हैं, उसी के काम पर सोवियत यूनियन में पता है कितने, पूरे 2 दशकों तक बैन लगा दिया गया था। जी हां, ये थे लेव वाइगोत्स्की, एक जीनियस थिंकर जिनकी जिंदगी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनके विचार इतने पावरफुल थे कि उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की गई। तो आज हम देखेंगे उनकी कहानी, उनके वो क्रांतिकारी विचार और कैसे वो विचार इतिहास के पन्नों से वापस खोज निकाले गए। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे लेव वाइगोत्स्की? चलिए इन थ्योरीज के पीछे के इंसान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। वाइगोत्स्की का जो प्रोफेशनल करियर था वो हैरानी की बात है कि सिर्फ 10 साल का था। सोचिए, 1924 में उन्होंने मॉस्को में अपना काम शुरू किया और महज 37 साल की उम्र में 1934 में उनकी मौत हो गई। और इसके ठीक बाद उनके आइडियाज को बैन कर दिया गया। उन्हें लगभग भुला ही दिया गया था जब तक कि 1950s में उन्हें फिर से दुनिया के सामने नहीं लाया गया। उनकी अपनी आखिरी नोटबुक एंट्री से पता चलता है कि वो क्या महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि उनका काम तो बस एक शुरुआत थी, एक झलक थी उस मंजिल की जहां तक वो खुद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे फंडामेंटल आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया जो हमारे सोचने के तरीके को ही आप कह सकते हैं चैलेंज करता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि हमारा दिमाग सिर्फ बायोलॉजिकल चीज नहीं है, नहीं, बल्कि हमारा दिमाग हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनसे बनता है। उनकी कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी यही कहती है कि हम क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, ये सब हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन से पैदा होता है। और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। वाइगोत्स्की ने कहा कि जो हायर मेंटल स्किल्स होती हैं, जैसे तर्क करना या खुद के बारे में सोचना, ये सब हमारे अंदर आने से पहले हमारे बीच मौजूद होती हैं। मतलब हम पहले दूसरों के साथ बहस करना सीखते हैं और फिर वही स्किल हमारे अंदर की सोच बन जाती है। चलिए अब इस कोर थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लर्निंग और एजुकेशन में इसका सबसे फेमस एप्लीकेशन क्या है। ये है वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। इसे सीखने का स्वीट स्पॉट समझिए। ये उस चीज के बीच का गैप है जो कोई इंसान अकेले कर सकता है और जो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ZPD वो जादुई बीच का रास्ता है जहां थोड़ी सी गाइडेंस से सीखना मुमकिन हो जाता है। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, जो सबसे अंदर का सर्कल है वो चीजें हैं जो एक स्टूडेंट पहले से जानता है। जो सबसे बाहर का सर्कल है वो हैं जो अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर हैं।
और ये जो बीच वाला सर्कल है ZPD, यही वो जगह है जहां एक टीचर या कोई दोस्त सबसे ज्यादा असरदार तरीके से मदद कर सकता है और सीखने वाले की काबिलियत को बढ़ा सकता है। तो सवाल ये है, तो ZPD में किसी की मदद की कैसे जाए? इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय एक मचान या ढांचा सहारा देता है, ठीक वैसे ही एक टीचर टेम्पररी सपोर्ट देता है जिसे वो धीरे धीरे हटा लेता है जैसे जैसे स्टूडेंट और काबिल होता जाता है। प्रैक्टिकली ये मैं करता हूं, हम करते हैं, फिर तुम करो वाले मॉडल जैसा है। मतलब पहले टीचर खुद करके दिखाता है, फिर टीचर और स्टूडेंट मिलकर करते हैं, और आखिर में जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो टीचर वो सपोर्ट हटा लेता है और स्टूडेंट उसे अकेले करता है। बस यही है स्कैफोल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। वाइगोत्स्की के काम को और अच्छे से समझने के लिए उनकी तुलना एक और बड़े मनोवैज्ञानिक से करना जरूरी है, जिनका नाम कई लोगों ने सुना होगा, जीन पियाजे। भाषा को लेकर दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। पियाजे मानते थे कि पहले विचार आता है और भाषा तो बस उन विचारों को आवाज देती है। बच्चों का खुद से बात करना उन्हें बचपना लगता था। लेकिन वाइगोत्स्की, उनके लिए भाषा और विचार साथ साथ चलते थे, एक दूसरे को बनाते थे। बच्चों का खुद से बात करना, जिसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा, उसे वो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने और अपने एक्शन को गाइड करने का एक जरूरी टूल मानते थे। और यही चीज बाद में जाकर हमारे मन की आवाज यानी हमारी इनर स्पीच बन जाती है। ये टेबल उनके बीच के मेन फर्क को साफ दिखाता है। वाइगोत्स्की के लिए नॉलेज सोशल इंटरेक्शन से बनता है और लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। वहीं पियाजे के लिए नॉलेज इंसान खुद बनाता है और डेवलपमेंट होने के बाद ही लर्निंग हो सकती है। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, वाइगोत्स्की का मानना था कि हमारा कल्चर हमें बनाता है, जबकि पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट ज्यादातर पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। इतने सालों तक बैन रहने और नजरअंदाज किए जाने के बावजूद वाइगोत्स्की के विचारों ने जबरदस्त वापसी की और आज भी उनका प्रभाव बहुत गहरा है। और ये बात सच में अविश्वसनीय है। 2002 के एक सर्वे में वाइगोत्स्की को 20वीं सदी का 83वां सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक माना गया। और ये तब है जब उनका काम दशकों तक किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं था। उनकी विरासत आज हर जगह देखी जा सकती है। अमेरिका में एजुकेशनल रिफॉर्म्स की नींव रखने से लेकर स्कैफोल्डिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसी क्लासरूम स्ट्रैटेजी तक, वाइगोत्स्की के विचार आज भी टीचर्स के काम करने के तरीके को शेप दे रहे हैं। और उनके स्टूडेंट्स का एक डेडिकेटेड ग्रुप था जिन्होंने ये पक्का किया कि उनके गुरु की ये मशाल कभी बुझने न पाए। तो आखिर में वाइगोत्स्की का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि कोई भी अकेले नहीं सीखता। लर्निंग हमेशा एक सोशल एक्ट है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे टीचर्स, मेंटर्स और दोस्ती वो स्कैफोल्ड बनते हैं जो किसी भी इंसान को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां वो अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाता।